हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाला है यूनिट 3 जिसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको हम शॉर्ट में SDLC बोलते हैं। SDLC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे इसको हम एक चैप्टर की तरह पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। कोई भी सिस्टम जब डेवलप होता है तो उसे एक लाइफ साइकिल को फॉलो करना होता है। दैट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड SDLC। इसको हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। BCA में हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और MCA में हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। चाहे BTech में या MTech में कंप्यूटर साइंस से लिए हैं तो हम वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी हम SDLC को फॉलो करते हैं। इसीलिए SDLC का एक दूसरा नाम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी है। ठीक है, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 में। तो यहाँ जो हमारा फोकस होगा वो सिस्टम को लेकर होगा। ठीक है, सिस्टम को लेकर होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर भी क्या है, एक सिस्टम के अंदर में ही आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेसन स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव है, जैसा कि हर एक लेसन में शुरू में ऑब्जेक्टिव होता है कि उस लेसन का क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाई दैट लेसन इज प्रिपेयर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, वो क्या क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है, किस बारे में पढ़ना है, ठीक है, और कहाँ तक हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इस लेसन का स्कोप भी इंट्रोडक्शन के अंदर में आता है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे SDLC के बारे में। ठीक है ना। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द फेजेस ऑफ SDLC। SDLC में कितने फेज होते हैं। ऐसा नहीं है SDLC हम पूरी तरीके से तुरंत इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यह कोई ऐसा रॉकेट साइंस है कि एक ही बार में क्या कर दो, इसको इम्प्लीमेंट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। इसको स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना होता है, वर्क करना पड़ता है इस पे। और इसमें अलग अलग फेज बने हुए हैं, SDLC के अलग अलग फेज बने हुए हैं। इसको हम फेजेस ऑफ SDLC के नाम से जानते हैं। इसमें कितने फेज है, कौन से फेज पे क्या काम करना होता है, इन चीज़ का इसमें पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ टोटल आपको 7 फेज दिख रहे होंगे, इन सब का एक एक करके चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ SDLC फेज, SDLC फेज के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अप्रोचेज टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कौन कौन से अप्रोच है, यानी कि सिस्टम डेवलप करने के लिए व्हाट आर द मेथड्स दैट वी अडॉप्ट, कौन कौन से मेथड है जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो हम लगाते हैं, उस अप्रोच को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोटोटाइपिंग पढ़ेंगे। उसके बाद ज्वाइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन पढ़ेंगे। आपको याद होगा फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यहाँ पढ़ेंगे ज्वाइंट एप्लीकेशन डिज़ाइन पढ़ेंगे। उसके बाद पार्टिसिपेटरी डिज़ाइन पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में हमने इसको पढ़ लिया है ऑलरेडी, इसलिए इसको हम यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखेंगे कि चैप्टर में कितना यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सिस्टम एनालिस्ट है। एंड देन हम यहाँ पे केस स्टडी देखेंगे जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। केस स्टडी, उस केस स्टडी के बेस पे हम कोई सिस्टम को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मतलब कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आप क्या कर सकते हैं। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर आप समझ जाएंगे इस चैप्टर को पूरा करने के बाद। उसके बाद इसके कौन कौन से फेजेस होते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट के लिए हम कौन कौन से मेथड्स लगाते हैं, क्या क्या अप्रोच होता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट के क्या रोल्स होते हैं वो सब पता चल जाएगा आपको। एंड देन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सिस्टम एनालिस्ट के बारे में हम यहाँ पे जान पाएंगे। उसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इस चैप्टर का जो स्कोप है, जो फ्यूचर है, इस चैप्टर को लेकर, इस चैप्टर को ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसको यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन को स्किप करते हुए मैं यहाँ पे आपको ले आता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से। इसको हम स्किप करते हुए चलते हैं और आगे हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या कहता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ मेथडोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है यह एक मेथडोलॉजी है। क्या है, यह एक मेथडोलॉजी है। मेथडोलॉजी का मतलब होता है एक मेथड है, एक तरीका है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप किया जाता है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक मेथड है जिसको हम लोग SDLC के नाम से जानते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस consisting of 2 major steps of system analysis and system design। जैसा कि हम लोग एनालिसिस एंड डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, हमारा जो
सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम ही है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जिसको हम लोग SAD सैड के नाम से जानते हैं। वही हमारा चैप्टर है यहाँ पे। तो ये यहाँ क्या कहता है कि जो सिस्टम डेवलपमेंट है, सिस्टम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो मेजर स्टेप्स है। कौन कौन सा है? तो एक सिस्टम एनालिसिस, पहला मेजर स्टेप क्या है? सिस्टम एनालिसिस है, एंड दूसरा मेजर स्टेप है सिस्टम डिज़ाइन। तो दो मेजर स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो फेजेस हैं वो सब भी स्टेप ही हैं, लेकिन वो माइनर स्टेप में आते हैं। दो मेजर स्टेप्स है। एंड स्टार्ट व्हेन मैनेजमेंट और समटाइम्स सिस्टम डेवलपर पर्सनल फील दैट अ न्यू सिस्टम और एन इम्प्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड। अब SDLC शुरू कब होता है? SDLC शुरू तब होता है जब मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि सिस्टम डेवलपमेंट को, मतलब कि सिस्टम डेवलपमेंट पर्सनल फील्स, यानी कि जो मैनेजमेंट है, अब मैनेजमेंट में जो सिस्टम डेवलपमेंट व्यक्ति हैं, सिस्टम डेवलपमेंट करने वाले जो व्यक्ति है, कहने का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम डेवलप करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें ऐसा लगता है कि एक नए सिस्टम की ज़रूरत है, या फिर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कुछ अपडेट करने की जरूरत है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तब हम SDLC को फॉलो करते हैं। द सिस्टम्स development life cycle is classically thought of as the set of activities that analysts, designers and users carry out to develop and implement an information system. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है, इसमें उन सारे एक्टिविटीज़ का सेट है, यानी कि दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। जितने भी फेज हैं, हर एक फेज पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता है। तो यह एक एक्टिविटी का सेट है, और ये सारा एक्टिविटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और ये सारे एक्टिविटीज़ किसी एनालिस्ट के माध्यम से, किसी डिज़ाइनर के माध्यम से या यूजर के माध्यम से कैरी आउट किए जाते हैं, यानी कि एक्सेप्ट किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। Although any life cycle appears at first glance to be a sequential ordered set of phases, but actually it is not. जबकि जितने भी लाइफ साइकिल है सब में ऐसा लगता है क्या कि इसमें एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फेज है, यानी कि जो भी फेज फॉलो करना है सब एक ऑर्डर्ड है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जैसे कि यहाँ भी हम 7 फेज पढ़ेंगे SDLC के, तो लगेगा क्या सब सीक्वेंस में है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीक्वेंस में फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन उसके बाद से ऐसा नहीं होता है। इसको हम क्या करते हैं, जिस फेज की रिक्वायरमेंट होती है हम उस फेज पे वर्क करते हैं, स्पेशली जब हम एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। द स्पेसिफिक स्टेप्स एंड देयर सीक्वेंस आर मीन टू बी अडेप्टेड एज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। यानी कौन सा स्टेप्स की ज़रूरत है वो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि जिस सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं उस सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वहाँ पे उस स्टेप को अडॉप्ट करते हैं। सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, कंसिस्टेंट विथ मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन एनी गिवन SDLC फेज द प्रोजेक्ट कैन रिटर्न टू एन अर्लियर फेज। कोई भी SDLC फेज में जो प्रोजेक्ट है वो अर्लियर फेज पे रिटर्न हो सकता है, यानी कि हम आगे जब बढ़ गए हो तो हम फिर से पीछे आ सकते हैं। जिसे मान लेते हैं कि अगर हम टेस्टिंग फेज पे हैं, अगर हम टेस्टिंग फेज पे हैं और हमें लगता क्या है कि नहीं हमें डिज़ाइनिंग फेज में कुछ और चेंजेस करने हैं, तो हम फिर से स्टेप बाय स्टेप बैक आ सकते हैं, डिज़ाइनिंग पे फिर से हम चेंजेस कर सकते हैं और फिर से हम आगे बढ़कर टेस्टिंग पे जा सकते हैं इफ़ नेसेसरी, अगर आवश्यकता हो तो। इफ़ a commercial product does not perform well just after its introduction, it may be temporarily removed from the market and improved before being reintroduced. अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, टेम्प्रोरी मार्केट से आउट कर दिया जाता है और उसको फिर से उसमें कुछ चेंजेस करके उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, ठीक है। In the system development life cycle, it is also possible to complete some activities in one phase in parallel with some other activities in another phase. कभी कभी ऐसा भी होता है SDLC में कि कोई फेज हम जिस फेज पे हम वर्क कर रहे हैं साथ ही साथ हम दूसरे फेज पे भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना।
ऐसा भी होता है कि हम एक बार में 2-3 फेज पे भी काम कर रहे होते हैं, पैरेलल काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, जरूरी होता है। समटाइम लाइफ साइकिल इज इटरेटिव, कभी कभी क्या होता है, लाइफ साइकिल इटरेटिव होता है, यानी कि एक ही काम को हमें बार बार करना पड़ता है। जैसे टेस्टिंग को ही ले ले, टेस्टिंग ऐसा फेज है जिसमें हमें बार बार उस चीज को करना पड़ता है। दैट इज phases are repeated as required until a satisfactory and acceptable system is found, ठीक है। such an iterative approach is a special characteristics of rapid application development method। अब जो iterative approach है, यह जो है RAD एक मेथड होता है, इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम किसी फेज को हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं जब तक हमारा रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री ना हो जाए। तो यह SDLC है, ठीक है ना, इसी को हम SDLC बोलते हैं। आगे क्या कहता है इसमें कि सच एज प्रोटोटाइपिंग सम पीपल कंसीडर लाइफ साइकिल टू बी स्पाइरल। कभी कभी लोगों को लगता है कि लाइफ साइकिल जो है वो स्पाइरल होना चाहिए, यानी कि लाइफ साइकिल के अलग अलग मॉडल्स होते हैं। वाटरफॉल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, यहाँ रैड मॉडल होता है, कई तरीके के मॉडल होते हैं, ठीक है। इटरेटिव मॉडल होते हैं, तो कई सारे मॉडल हो सकते हैं। उस मॉडल के बेस पे लाइफ साइकिल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर भी दिया गया है और इस फिगर में इसके लाइफ फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल को यहाँ पे बताया गया है, जिसमें पहले क्या दिख रहा है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। सबसे पहले प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन है। इसमें क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट पे हमें वर्क करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका दिया गया फेज ऑफ SDLC, इसमें यहाँ अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। आते हैं उस पर, पहले यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट आपका एनालिसिस है, इसके बाद डिज़ाइन दिया गया है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है एंड देन मेंटेनेंस फेज है। तो ये कुछ फेजेस यहाँ पे दिया गया है जो कि SDLC के हैं। मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जब देखिए तो कॉपी कलम लेके अगर बैठेंगे और एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स आप तैयार करेंगे खुद से, देन दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे यहाँ हम फेज की बात करते हैं। तो SDLC में क्या क्या फेज है। द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसमें कुछ एक्टिविटीज होते हैं जो कि फेज के नाम से जाने जाते हैं। पहला क्या है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। दूसरा है प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड प्लानिंग। तीसरा है प्रोजेक्ट डिज़ाइन ऑफ सिस्टम। चौथा है इम्प्लीमेंटेशन एंड पांचवा है मेंटेनेंस। इन सब के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है, तो एक एक करके हम सारे डिटेल्स को देख लेते हैं। पहला है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। ये क्या कहता है, देखिए इसमें आपको ये समझना है कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे मेनली हम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड विच टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड टू वर्क ऑन। कैसा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया गया है काम करने के लिए, किस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा, ठीक है ना। अगर 4-5 प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है तो उसमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा, उसी पे वर्क किया जाएगा। इस पे लिखा भी हुआ है कि द फर्स्ट फेज इन द SDLC इज कॉल्ड प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। यह पहला फेज है, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, यूजर आइडेंटिफाई द नीड फॉर अ न्यू और इम्प्रूव्ड सिस्टम। यूजर जो है वह यह आइडेंटिफाई करता है कि जो नया सिस्टम बन रहा है या फिर पुराने सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता है। कुछ ना कुछ ज़रूरत है, तभी सिस्टम में क्या है, चेंजेस किए जा रहे हैं या फिर सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको यही ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर सिस्टम कोई है ऑलरेडी, तो उसमें कुछ आवश्यकताएं हैं इम्प्रूव करने की, तो उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, तब वो क्या करेगा, यूजर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा, ठीक है। और क्या आवश्यकता होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे या फिर आइडेंटिफाई करेंगे। इसी को हम प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। इसी में आगे क्या कहता है कि इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दिस आइडेंटिफिकेशन मे बी पार्ट ऑफ सिस्टम प्लानिंग प्रोसेस। अब SDLC का जो फर्स्ट फेज होता है उसको हम प्लानिंग ही बोलते हैं। किसी किसी बुक में आपको दिखेगा क्या कि फर्स्ट फेज ऑफ SDLC इज प्लानिंग। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन को हम सिस्टम प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है ना, उसे सिस्टम प्लानिंग का ही पार्ट मानते हैं। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल आर एग्जामिन, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सबको क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है यहाँ पे प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में, यानी कि प्लानिंग वाले फेज में। उसके बाद
हम प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये फर्स्ट फेज का काम है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज आता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड प्लानिंग। चूंकि यहाँ पे प्लानिंग जो है सेकेंड फेज के रूप में दिया गया है, लेकिन यह फर्स्ट फेज में ही आता है, ठीक है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, यह सेकेंड फेज में आ रहा है। क्योंकि जब छोटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हम किस चीज़ का प्लान करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना है, कोई दुकान ही खोलना है आपको, तो आपको मन में रहेगा क्या कि कौन सा दुकान खोले, किस चीज़ का दुकान खोले, किसमें हमें प्रॉफिट होगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहेंगी, ठीक है। तो आप बहुत सोच समझ के क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। द नेक्स्ट फेज इज प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड प्लानिंग। यहाँ दिया गया है दूसरा फेज क्या है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन एंड प्लानिंग है। दिस द प्रॉब्लम दैट आर आइडेंटिफाइड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड अ डिसीजन टू इम्प्रूव द सिस्टम और नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेकन। इस फेज में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ है, यानी कि जिस कारण से सिस्टम को डेवलप किया जाना है, जिस कारण से सिस्टम को डेवलप किया जाना है, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है कि जो सिस्टम डेवलप करेंगे उस सिस्टम को डेवलप होने के बाद जो कारण है जिस लिए हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि जो नीड है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। A critical step at this point is determining the scope of the project system। यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है कि जो हम सिस्टम बना रहे हैं उसका स्कोप क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, इस चीज़ को डिटरमाइन करना। द प्रोजेक्ट लीडर एंड इनिशिएशन टीम ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक प्लान फॉर द प्रोजेक्ट प्रपोज प्रोजेक्ट। जो लीडर होते हैं प्रोजेक्ट के या फिर सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर, विच द टीम विल फॉलो यूजिंग देयर मेंटेनिंग SDLC स्टेप। और जिसको जो टीम है वह मेंटेन कर मतलब कि फॉलो करता है SDLC स्टेप को लेकर, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए या फिर सिस्टम एनालिस्ट हो गया, वह उस सिस्टम को लेकर, जो सिस्टम डेवलप किया जाना है उस सिस्टम को लेकर प्लान कर लेते हैं और उस प्लान पे जो वर्क होता है वो वहाँ के जो टीम मेंबर होते हैं वह उस पर वर्क करते हैं और उस वर्क को करने में वो SDLC के सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस। नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस क्या करता है, एनालिसिस इज द नेक्स्ट फेज। यह नेक्स्ट फेज है। ड्यूरिंग दिस फेज द एनालिसिस हैज सेवरल सब फेजेज। इस फेज में बहुत सारे अलग अलग सब फेजेस का यूज किया जाता है। द फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। और सब फेज का जो फर्स्ट फेज है वह रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन है, यानी कि इसमें रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है सिस्टम को डेवलप करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई सिस्टम डेवलप करने का सोच लिया है, हमने इंट्रोड्यूस भी कर लिया है सिस्टम का नाम वगैरह और उसका प्लानिंग भी कर लिया है, लेकिन अब एनालिसिस करना पड़ेगा हमें कि जो सिस्टम हमने बनाने का सोचा है, जो हमने सिस्टम बनाने का सोचा है उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि उस सिस्टम डेवलप करने में कितना पैसा लगेगा, कितना टूल लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, इन सब चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, इस एनालिसिस के माध्यम से। इन दिस सब फेज एनालिस्ट वर्क विथ यूजर्स टू डिटरमाइन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ यूजर फ्रॉम द प्रपोज सिस्टम। इस सब फेज में जो एनालिस्ट होते हैं वह यह डिटरमाइन करता है कि जो सिस्टम डेवलप होगा वह यूजर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस सब फेज यूजुअली इन्वॉल्व अ केयरफुल स्टडी ऑफ करेंट सिस्टम। ये जो सब फेज है यानी कि जो एनालिसिस है, इसमें हम सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं और बहुत ही केयरफुल तरीके से करते हैं। यानी कि एनालिसिस का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, समझने की कोशिश करना है ताकि हम उस बेहतर तरीके से काम कर सके, ठीक है। ये होता है आपका एनालिसिस। अब एनालिसिस करने के समय हम कई तरीके की फिजिबिलिटी स्टडी भी करते हैं, जो यहाँ आगे दिया गया है। हम कई तरीके की फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। जब तक फिजिबिलिटी स्टडी नहीं करेंगे हमारा सिस्टम का स्कोप नहीं पूरा हो पाएगा, स्कोप नहीं निकल पाएगा और हमारा सिस्टम आगे अच्छे से काम करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज़ को लेकर हम कभी भी श्योर नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिजिबिलिटी स्टडी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कई तरीके की फिजिबिलिटी स्टडी होते हैं जो कि एनालिसिस के अंदर में ही आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक टेक्निकल फिजिबिलिटी है,
टेक्निकल फिजिबिलिटी में जनरली हम चेक करते हैं क्या कि हमारा जो सिस्टम है जो बना रहे हैं वह टेक्निकली अप टू डेट है कि नहीं है, उसमें जो मैन पावर है वह टेक्निकली स्किल्ड है कि नहीं है, उसमें हार्डवेयर का कितना रिक्वायरमेंट है और कितना हार्डवेयर हमारे पास है, उसमें सॉफ्टवेयर क्या रिक्वायरमेंट है और सॉफ्टवेयर सब अप टू डेट है कि नहीं है। ये सब हम लोग टेक्निकल फिजिबिलिटी में चेक करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, इसमें पैसे से रिलेटेड बातें आती हैं कि हमारा जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट कितना है, पैसे का इनफ्लो क्या है, पैसे का आउटफ्लो क्या है, कौन कौन से सोर्स है मनी के, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में। फिर आता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हम चेक करते हैं क्या किसे हमारा जो सिस्टम प्रपोज्ड है, जो सिस्टम डेवलप हो रहा है वो सिस्टम किस तरीके से मार्केट में वर्क करेगा, वो कैसे यूजर्स से कांटेक्ट कर पाएगा, उसको कैसे लोग यूज़ करेंगे, कैसा फीडबैक देंगे, उसका जो प्रोसेस है लोगों तक पहुंचाने का कितना आसान होगा, लोग कितना आसानी से उसको समझ पाएंगे, इस ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में आता है। उसके बाद है बिहेवियरल फिजिबिलिटी। बिहेवियरल फिजिबिलिटी यह चेक करता है कि जो सिस्टम डेवलप हो रहा है वह लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं है, सपोर्टिव है कि नहीं लोग, क्योंकि जब तक सपोर्टिव नहीं होगा वह लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए बिहेवियरल फिजिबिलिटी भी चेक की जाती है। नेक्स्ट है लीगल फिजिबिलिटी। अब इसमें चेक करते हैं कि हम जो सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं, वो सिस्टम लीगली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्री है वेदर दैट डॉक्यूमेंट्री इज फुलफिल्ड और नॉट, कुछ लाइसेंस वगैरह लेने हैं तो लाइसेंस लिया गया है कि नहीं लिया गया है, गवर्नमेंट का अप्रूवल है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोग लीगल फिजिबिलिटी चेक करते हैं। टाइम फिजिबिलिटी आता है, फिर हम समय को भी चेक करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो गिवन टाइम में पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद उस प्रोजेक्ट को बनने के बाद जब लोग उसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे लोगों के लिए वो मतलब कितना समय उस प्रोजेक्ट का होगा। मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, वो अपना प्रॉब्लम के लिए क्वेरी करता है तो कितने समय उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, इन सब चीज़ों का हम टाइम फिजिबिलिटी में पढ़ते हैं। उसके बाद है सोशल फिजिबिलिटी। इसमें हम चेक करते हैं क्या वेदर आवर सिस्टम इज सोशली एक्सेप्टेबल और नॉट। ऐसा तो नहीं है इसे जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उससे क्या है समाज में कुछ बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जैसे कि मान लीजिए किसी गांव में जाकर हम अगर गन्ने का मिल लगाते हैं गांव में, तो लोग जाहिर सी बात है उससे बहुत सारा जो पॉल्यूशन निकलेगा वो गांव के लोगों को बीमार कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या है यहाँ पे सोशली एक्सेप्टेबल वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो ये भी चेक करना होता है एनालिसिस में ही कि हमारा जो सिस्टम है, जो प्रपोज सिस्टम है, वो सोशली एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, यह हम सोशल फिजिबिलिटी में चेक करते हैं। तो ये सारे फिजिबिलिटी चेक होते हैं, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं लॉजिकल डिज़ाइन। नेक्स्ट फेज है हमारा लॉजिकल डिज़ाइन। इसमें क्या होता है, द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम pertains to an abstract representation of the data flow। यानी कि जो लॉजिकल डिज़ाइन है वह डेटा फ्लो को एब्स्ट्रैक्ट करके, अगर डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, इनपुट किधर से मिल रहा है, आउटपुट कैसे हो रहा है, ठीक है ना, इनपुट के कौन कौन से सोर्सेज हैं, आउटपुट के कौन कौन से रिसोर्स हैं, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है लॉजिकल डिज़ाइन में। दिस इज ऑफन कंडक्टेड बाय मॉडलिंग। इसको हम मॉडलिंग के माध्यम से पूरा करते हैं यूजिंग एन ओवर एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द एक्चुअल सिस्टम। यानी कि जो एक्चुअल सिस्टम है उसका हम एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, यानी कि जो सिस्टम बनना है, डेवलप होके आना है जो सिस्टम, उसका हम एक प्रोटोटाइप बोल सकते हैं, उसका हम एक सैंपल बोल सकते हैं, सैंपल तैयार करते हैं। उसके बाद उसको देखते हैं कि वाकई में वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है हमारा सिस्टम, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिस्टम डिज़ाइन आर इंक्लूडेड लॉजिकल डिज़ाइन इंक्लूड्स ER डायग्राम, इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है ना। इस फेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो प्रोटोटाइपिंग यूज करते हैं उसमें हम डायग्राम का यूज करते हैं, जिसको हम इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं। इसके माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि हमारा लॉजिकल डिज़ाइन जो है वो कहाँ तक सही है। उसका फिजिकल डिज़ाइन रिलेट टू द एक्चुअल इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसेस ऑफ द सिस्टम। फिजिकल डिज़ाइन में क्या होता है ना, एक्चुअल इनपुट एंड आउटपुट की बात की जाती है। दिस इज लेड डाउन इन टर्म्स ऑफ हाउ डेटा इज इनपुट इनटू द सिस्टम। इसमें ये चेक किया जाता है कि डेटा कैसे इनपुट हो रहा है सिस्टम में, ठीक है ना, वो कितना वेरीफाइड है, ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, एंड कैसे उसको प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है ना।
उसके बाद इसमें द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स अबाउट द सिस्टम आर डिसाइडेड, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड किया जाता है, जैसे कि इनपुट रिक्वायरमेंट यानी कि सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है इनपुट के रूप में, आउटपुट रिक्वायरमेंट क्या है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन सिस्टम कंट्रोल एंड बैकअप रिकवरी, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। आगे क्या है कि पुट अनदर वे द फिजिकल पोर्शन ऑफ सिस्टम डिजाइन कैन जनरली बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 सब्जेक्ट। अब जो फिजिकल पोर्शन है सिस्टम का उसको 3 पार्ट में ब्रेक जाता है। पहला है यूजर इंटरफेस डिजाइन, दूसरा है डेटा डिजाइन एंड तीसरा है प्रोसेस डिजाइन। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि फिजिकल पोर्शन के क्या है सब पार्ट हैं, ठीक है। यूजर इंटरफेस डिजाइन इज कंसर्न विद द हाउ यूजर्स ऐड इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम। यूजर इंटरफेस डिजाइन जो है यह इस चीज को एक्सप्रेस करता है कि सिस्टम में कैसे यूजर का इनपुट होने वाला है। डेटा डिजाइन इज कंसर्न विद द हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर विद इन द सिस्टम। और डेटा डिजाइन जो है यह इस बात से रिलेट करता है, कंसर्न करता है कि हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड विद इन द सिस्टम, सिस्टम में डेटा कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है और स्टोर हो रहा है। एंड फाइनली प्रोसेस डिजाइन की बात आती है। प्रोसेस डिजाइन इज कंसर्न विद हाउ डेटा मूव थ्रू द सिस्टम, ठीक। तो इंटरफेस में क्या हो गया कि इनपुट कैसे आ रहा है, डेटा डिजाइन में क्या हो गया कि कैसे स्टोर हो रहा है, एंड प्रोसेस में फिर उसको प्रोसेस कैसे किया जा रहा है। ये सारी चीजें हम फिजिकल पोर्शन के पार्ट्स के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इन फिजिकल डिजाइन द लॉजिकल डिजाइन इज टर्न इनटू फिजिकल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। क्या कहता है कि फिजिकल डिजाइन में जो लॉजिकल डिजाइन होता है उसी को हम फिजिकल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यू मस्ट कन्वर्ट डायग्राम दैट मैप्स द ओरिजिन फ्लो एंड फॉलोइंग ऑफ द डेटा इन अ सिस्टम इनटू अ स्ट्रक्चर सिस्टम डिजाइन दैट can then be broken down into a smaller and smaller units known as modules or conversion to the instruction written in the programming language। देखिए सिंपल इसको समझना है कि पहले क्या करते हैं, अगर हम किसी भी प्रोग्राम को लेकर फ्लो चार्ट बनाते हैं, DFT डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, देन उसके बाद हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी उसका कोडिंग करते हैं, ठीक है ना। पहले हम डिजाइन तैयार करते हैं, देन उसका हम कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, ये होता है। उसके बाद आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन आता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में इंस्टॉल परचेज सॉफ्टवेयर और दे मे डेवलप न्यू कस्टम डिजाइन प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है हो सकता है कि से एक नया परचेज कर रहा हो सॉफ्टवेयर या फिर वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा हो। द चॉइस डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ ईच ऑप्शन। अब डिपेंड करता है उसके कॉस्ट पे कि अगर कॉस्ट सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाने का कॉस्ट कम लग रहा है तो हम डेवलप ही करवा लेंगे, अगर नहीं परचेज करने में कॉस्ट कम लग रहा है तो हम परचेज कर लेंगे, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है द टाइम अवेलेबिलिटी टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर। अब एक कारण और है कि टाइम की बात आती है यहाँ पे कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करने का टाइम है तो सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेंगे, अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करने का टाइम नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर परचेज कर लेंगे। अगर हमारे पास प्रोग्रामर अवेलेबल हैं तो क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करवा लेंगे, अगर प्रोग्रामर्स अवेलेबल नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर परचेज कर लेंगे, ठीक है ना। ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। जनरली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट प्रोग्रामर्स आर पार्ट ऑफ द परमानेंट प्रोफेशनल स्टाफ इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। जनरली ऐसा कहा गया है, मतलब देखा जाता है कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स और परमानेंट स्टाफ, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोग्रामर काम कर रहा है तो वहाँ को परमानेंट स्टाफ माना जाता है। कोई भी प्रोग्रामर कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को उसकी जरूरत होती है। अगर आप एक एक्सीलेंट प्रोग्रामर हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो इस बात से आप इंश्योर रहिए कि वह ऑर्गेनाइजेशन कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आप चाहे जितना भी डिमांड कर लो आपके डिमांड को पूरा करेगा। Programmers are also responsible for documenting the program, providing an explanation of how and why certain procedures are coded in a specific way। इसमें बताती है डॉक्यूमेंटेशन की। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रोग्राम तो करते ही हैं लेकिन साथ ही साथ वह डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा है तो क्यों लिखा है, इस चीज़ को वह एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज एसेंशियल टू टेस्ट द प्रोग्राम एंड कैरी ऑन मेंटेनेंस वंस द एप्लीकेशन हैज बीन इंस्टॉल्ड। डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना, प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए जब यह इंस्टॉल हो जाता है किसी सिस्टम पे। Implementation is the process of having system personnel check out and put into equipment into use. Trained user install the new application and construct any files of data needed to use it। जो implementation है इसमें क्या होता है
कि सिस्टम डेवलप हो चुका है और उसको पर्सनल चेकआउट करके उसको अब यूजर के लिए इक्विप कर दिया जाता है, यानी कि यूजर को दे दिया जाता है। अब जो ट्रेंड यूजर होते हैं वह उसको अब यूज करना शुरू करते हैं। अब अनट्रेंड है तो जिसने इंस्टॉल किया है, जो ट्रेंड है वह दूसरे को ट्रेनिंग देता है और वह उसको यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नीट NIIT, यह एक टेक्निकल कंपनी है। अगर आप इससे कोई सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, यह क्या करता है कि आपके यहाँ आकर, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और आप उस बिजनेस को लेकर आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया उस नीट से, ताकि आपका बिजनेस टेक्निकल सपोर्टिव हो सके। आपने परचेज किया तो आएगा और आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके कंप्यूटर पे वह सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है ना, इंस्टॉल कर देगा। अब इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल करने के बाद अब उसको यूज़ करना है। मान लीजिए आपको इसको यूज़ करना नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, आपको बता देगा कि कैसे इसको यूज करना है, आपको ट्रेनिंग भेजेगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। दिस फेज इज लेस क्रिएटिव दैन सिस्टम डिजाइन। या सिस्टम डिजाइन से क्या है, थोड़ा कम क्रिएटिव है, डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी इन्वॉल्व इन यूजिंग द एप्लीकेशन एंड द टास्क इन्वॉल्व इन इट यूज। या डिपेंड करता है जनरली ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है और इसमें कितने काम किए जाते हैं। सिस्टम डेवलपर्स में चूज टू टेस्ट द ऑपरेशन इन ओनली वन एरिया ऑफ द फॉर्म विथ 1 to और 2 पर्सन। जो सिस्टम डेवलपर होते हैं वो किसी एक एरिया में काम करते हैं, अलग अलग फेज जो है वो अलग अलग फेज पे सिस्टम डेवलपर काम करते हैं। वो हो सकता है अकेला काम कर रहे हो या फिर 2 व्यक्ति से मिलकर काम कर रहे हो, यानी कि एक हो या फिर 2, इस तरीके से वो काम कर सकते हैं, अलग अलग फेज पे काम करते हैं जितने भी डेवलपर्स होते हैं वही सारे। एंड लास्ट में आता है मेंटेनेंस फेज आता है। इसमें क्या होता है, द फाइनल फेज इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस होता है एक फाइनल फेज होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, यानी कि SDLC का फाइनल फेज मेंटेनेंस होता है। व्हेन अ सिस्टम इज ऑपरेटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यूजर समटाइम्स फाइंड प्रॉब्लम विथ हाउ इट वर्क्स एंड ऑफन थिंक ऑफ बेटर वेज टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। अब जब सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है, इंस्टॉल होने के बाद यूजर को कभी कभी लगता है क्या कि यह सही से काम नहीं कर रहा है, यह डिफ़िकल्ट है, इसको और आसान तरीके से काम करना चाहिए था, इसमें ये सुविधा होना चाहिए था। तो यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम टू टाइम उसको मेंटेन किया जाता है और उसमें कुछ ज़रूरी चेंजेस किए जाते हैं। ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सिस्टम चेंज विथ टाइम। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अब मान लीजिए सिस्टम डेवलप हो चुका है, सॉफ्टवेयर बन गया है, कभी हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया है। अब रिक्वायरमेंट बदल गया है तो सॉफ्टवेयर में भी अपडेशन होना जरूरी है, तो वह मेंटेनेंस फेज का यूज किया जाता है वहाँ पे सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेशन जो है वो मेंटेनेंस फेज का ही पार्ट है। ड्यूरिंग मेंटेनेंस प्रोग्राम मेक द चेंजेस दैट यूजर आस्क फॉर एंड मॉडिफाई द सिस्टम टू रिफ्लेक्ट एंड सपोर्ट चेंजिंग बिजनेस कंडीशन। मेंटेनेंस के टाइम में ही जो प्रोग्रामर्स होते हैं वह उसमें वे सारे चेंजेस परफॉर्म करते हैं जिसके लिए यूजर डिमांड करता है, ठीक है ना, और तब उसके बाद जो सिस्टम बनता है वह यूजर के लिए ज़्यादा सपोर्टिव बन जाता है। दिस चेंजेस आर नेसेसरी। यह चेंजेस जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूजर ने कहा चेंज करने के लिए तो चेंज करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा सिस्टम यूजर के लिए अच्छा नहीं होगा, यूजर उसको अच्छे से पसंद नहीं कर पाएगा। इसलिए चेंजेस भी क्या है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है दिस चेंजेस आर नेसेसरी, हाँ हो गया। नेक्स्ट है मेंटेनेंस इज नॉट सेपरेटेड फेज बट अ रिपीटेशन ऑफ द अदर लाइफ साइकिल। अब देखिए मेंटेनेंस क्या है, जैसा कि ये 7वां फेज और फाइनल फेज बता रहा है, लेकिन यह एक अलग फेज नहीं है। आप कह सकते हैं कि अगर सिस्टम डिप्लॉय हो गया यानी कि इंस्टॉल हो गया है, फिर उसमें कुछ चेंज करने हैं तो चेंज करने हैं तो फिर से सिस्टम लाइफ साइकिल को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो उसी का एक क्या होता है ना, एक पार्ट बन जाता है ये एक तरह से, ठीक है। क्या कर रहा है, इज नॉट रिपीटेड सेपरेट फेज, सेपरेट फेज नहीं है बट अ रिपीटेशन ऑफ अदर लाइफ साइकिल फेजेस। दूसरे लाइफ साइकिल फेज क्या है, रिपीटेशन है, उसी को हम रिपीट करते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस में क्या करते हैं, मान लीजिए डिजाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो डिजाइनिंग फेज पे वर्क करेंगे, अगर कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो कोडिंग पे वर्क करेंगे, अगर मेंटेनेंस में इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो इम्प्लीमेंटेशन पे काम करेंगे। तो क्या है ना कि जो SDLC के फेजेस अपर फेजेस हैं उसी फेज पे काम करना ही मेंटेनेंस फेज कहलाता है, ठीक है। आगे
आगे ये सारी चीज़ें दिए गए हैं, जो मैंने बताया वही है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि ऑफन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मेजर मेंटेनेंस एंड न्यू डेवलपमेंट इज नॉट क्लियर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो चेंज किया गया है और जो नया बनकर आया है, चेंज करने के बाद जो सॉफ्टवेयर आया है उसमें कुछ क्लियर नहीं हो पता कि क्या चेंज हुआ है, ठीक है। विच इज अनदर रीजन वाई मेंटेनेंस इज ऑफन रिजेंबल द लाइफ साइकिल इटसेल्फ। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, किसी जो मेंटेनेंस फेज है वह लाइफ साइकिल का ही पार्ट है। ये भी एक कारण है कि चेंज होने के बाद लगता नहीं कि चेंज हुआ। जैसे कि आप यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, आप अपडेट कर लेते हैं, तो अपडेट करने के बाद बहुत बार ऐसा होगा कि आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, आपको कोई चेंज दिखेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक अलग का फेज नहीं मानकर इसको हम इटरेटिव फेज मानते हैं, जो प्रीवियस फेज है उसी का। मेंटेनेंस ऑफ 3 टाइप, मेंटेनेंस 3 तरीके के होते हैं। एक करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, एक एडेप्टिव मेंटेनेंस होता है और एक परफेक्टिव मेंटेनेंस होता है। 3 तरीके की। करेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस द एरर दैट क्रीप इनटू द सिस्टम आर रिमूव्ड। यानी कि सिस्टम में कुछ एरर आ गया है तो उस एरर को रिमूव किया जाता है, इसलिए इसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। यानी कि एरर आ गया है, इन करेक्शन हो गया है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, इसको करेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। उसके बाद आता है एडेप्टिव मेंटेनेंस। अब इसमें क्या होता है कि इट इज डन टू अडेप्ट विद द चेंजिंग एक्सटर्नल फैक्टर। अब मान लीजिए बाहर में कुछ बदलाव हुआ है, अब बाहर में बदलाव के साथ साथ सिस्टम में भी क्या है, बदलाव की आवश्यकता हो जाती है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण सिस्टम को उस हिसाब से चेंज होना पड़ता है, दैट इज एडेप्टिव मेंटेनेंस। इसको हम एडेप्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। अब एक्सटर्नल जो चेंजेस हुए हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता है, इसीलिए उसके अनुसार हमें सिस्टम को ही चेंज करना पड़ता है, तो एडेप्टिव बोलेंगे इसको। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, इफ द गवर्नमेंट रूल चेंज रिगार्डिंग द डियरेंस अलाउंस। मान लीजिए गवर्नमेंट का जो रूल है वह डियरेंस अलाउंस के जो लेकर गवर्नमेंट का रूल है वो बदल गया। डियरेंस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता, यानी कि महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, उसको लेकर गवर्नमेंट का जो रूल है वो बदल गया, 52% से 58% हो गया। पहले डियरेंस अलाउंस 52% था, अब क्या हो गया, 58% हो गया। देन द चेंजेस हैव टू बी मेड इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तब क्या करना होगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में चेंज हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हम अब 58% को 52 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपने सिस्टम को क्या करना है, उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि वो उसको अडेप्ट कर ले, ठीक है। सिस्टम टू अडेप्ट विद द चेंजिंग सिनेरियो। एंड द लास्ट टाइप का मेंटेनेंस है वो है परफेक्टिव मेंटेनेंस। दिस इज डन टू सेटिस्फाई द यूजर्स रिक्वायरमेंट। अब यह मेंटेनेंस जो है यूजर्स के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है, यूजर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। The SDLC is highly linked set of phases where output of one phase serve as input to the subsequent phase। अब SDLC जो है इसमें जितने भी फेज होते हैं सब आपस में लिंक होते हैं। जैसे कि पहले हो गया आपका मेंटेनेंस फेज बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहले हो गया प्रोजेक्ट सिलेक्शन, यानी कि सिस्टम क्या डेवलप करना है, सिलेक्शन फेज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया डिजाइनिंग फेज हो गया। तो हर एक फेज क्या होता है ना, एक दूसरे से क्या होता है, लिंक होता है, ठीक है। हर एक फेज क्या होता है, एक दूसरे से लिंक होता है। तो ही बात यहाँ बोला गया है कि एक फेज दूसरे फेज का इनपुट होता है, ठीक है। एक फेज दूसरे फेज का क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट की तरह काम करता है। थ्रू आउट द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नीड्स टू बी केयरफुली प्लान एंड मैनेज। जो सिस्टम डेवलपमेंट है इसको बहुत अच्छे से प्लान किया जाना चाहिए और मैनेज किया जाना चाहिए, ताकि द लार्जर प्रोजेक्ट एंड द ग्रेटर इज द नीड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ताकि क्या हो सके, प्रोजेक्ट जो है वह अच्छा बड़ा हो सके एंड उसके जो आवश्यकताएं हैं वो अच्छे से पूरी होनी चाहिए। तो ये है आपका परफेक्टिव, यानी कि परफेक्टिव मीन्स में ये ध्यान रखना है कि सिस्टम को मोर एंड मोर परफेक्ट बनाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है ना। इस परफेक्टिव मेंटेनेंस के माध्यम से 3 तरीके के मेंटेनेंस है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ SDLC। SDLC के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, चलिए देखते हैं। दीज आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ SDLC फेजेस। SDLC के कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्या है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। इसमें प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और सिलेक्ट किया जाता है।
दूसरा है एनालिसिस, तीसरा है लॉजिकल डिज़ाइन, उसके बाद है फिजिकल डिज़ाइन, उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन एंड यहाँ है मेंटेनेंस। यानी कि जो हमने देखा है फेज के रूप में, SDLC के फेज के रूप में, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फेज के रूप में, उसी फेज को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान देना है यहाँ पे कि all the phases of SDLC are also called the products of SDLC। SDLC का प्रोडक्ट भी कहलाता है। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे अप्रोचेज टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करने के कौन कौन से अप्रोच होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर दें। थैंक यू।